Hello everyone. Now in this video section we'll discuss some more problem which is based on the previous topic of our lesson plan called simplification of CFG. So as we have discussed in the previous video section also about the simplification of CFG and what is the simplification of CFG, or we can say what is the significance of simplifying a context-free grammar. So we can say the simplification of CFG says through this we are trying to reduce or remove the ambiguity problem, which is one of the major problem, and we are trying to avoid the ambiguous grammars to be implemented in a compiler. Okay, so for this taking some more problems of grammars which is having the through this we can simplify the given CFG. So the question is, this is our second question. The first question we have discussed in the previous video section. Okay, so now continuing with this topic. So the question is simplify the given or the following grammar. Or simplify the following CFG. Okay, and the CFG is S tends to A oblique XB, then X tends to BY oblique epsilon, and Y tends to B oblique epsilon. So we have the given context-free grammar, and the variables are S, X, Y. The terminals are small a, small b, and the productions or the production rules are S tends to A, S tends to XB, X tends to BY, X tends to epsilon, Y tends to B, and Y tends to epsilon. S के लिए हमारे पास दो प्रोडक्शंस हैं, X के लिए भी हमारे पास दो प्रोडक्शंस हैं, और Y के लिए भी हमारे पास दो प्रोडक्शंस हैं. हमें इस ग्रामर को सिंप्लीफाई करना है. कल हमने देखा था कि सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें जो सीक्वेंशियल स्टेप्स दिए हैं उन सिंपल सीक्वेंशियल स्टेप्स को हमें फॉलो अप करना है. सो सिंपल स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे यहाँ पर. सो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG, the very first step is elimination of null productions. तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो है वो ये है कि हमें नल प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शंस. So in this we need to identify, the very first thing is identify the nullable variables. Okay, so as we can see here, वो which is of the form A tends to epsilon, where A belongs to set of variables. तो हमें ऐसे प्रोडक्शंस देखना है जो कि कुछ इस तरह के हों, जिसमें किसी वेरिएबल के लिए हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्शन हो जो कि नल प्रोडक्शन है. ऐसे वेरिएबल को हम नलेबल वेरिएबल बोलते हैं और हमें इन्हीं को आइडेंटिफाई करना है. तो हम देख सकते हैं हमारी इस गिवन ग्रामर के अंदर x टेंड्स टू एप्सिलॉन एक प्रोडक्शन है, y टेंड्स टू एप्सिलॉन एक प्रोडक्शन है. दैट मीन्स x एंड y आर nullable variables. So we can say x and y are nullable variables. और जब एक बार आप nullable variables को आइडेंटिफाई कर लें तो अगला स्टेप जो हमारा आता है एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन के अंदर वो होता है
कि जहाँ पर ये नल वेरिएबल्स आ रहे हैं, नलेबल वेरिएबल्स आ रहे हैं, वहाँ पर इनकी जगह पर एक एक बार एप्सिलॉन को कंसिडर कर लें, यानी कि उनको यहाँ से हटा लें. ओके, सो रिप्लेस nullable variables by its corresponding sentential forms. Sentential forms are nothing but the production rules. Okay, so we can say s tends to, हमारे पास जो अभी प्रोडक्शन है वो है एक्स, एस टेंस टू एक्स बी और एस टेंस टू ए. ये प्रोडक्शन तो रहेंगे. साथ ही साथ हमें करना ये है कि जहाँ पर x, क्योंकि x नलेबल वेरिएबल है, तो जहाँ x आया है वहाँ थोड़ी देर के लिए हम एप्सिलॉन को कंसिडर कर लेंगे. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये जो है साइलेंट हो जाएगा, यूँ कहें कि ये रिमूव हो जाएगा. तो इस केस में हमारे पास प्रोडक्शन में क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा. सो वी कैन से वी हैव b ओनली. ओके, देन x टेंस टू by. ओके, तो x टेंस टू by. अब हमें एप्सिलॉन प्रोडक्शन को नहीं इंक्लूड करना है अब, क्योंकि यहाँ पर y आ गया है और y क्योंकि एक नलेबल वेरिएबल है, तो हम थोड़ी देर के लिए y की जगह पर नल कंसिडर करेंगे. तो हमारे पास प्रोडक्शन क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा. ओके, सो इट विल बी लाइक दिस b. देन वी कैन से y के लिए जो प्रोडक्शन दिया है दैट इज b. और हमने क्योंकि सभी जगहों पर जहाँ जहाँ y आया है हमने वहाँ पर जो है y के लिए एप्सिलॉन कंसिडर कर लिया है. सो वी कैन रिमूव दैट एप्सिलॉन प्रोडक्शन फ्रॉम हियर आल्सो. So we can say we have the following productions that we have generated here. This is the resultant grammar after the elimination of null production. So we have eliminated all the null productions from the given CFG. Now the next step is step number 2, which says elimination of unit productions. अब हमें यूनिट प्रोडक्शंस को एलिमिनेट करना है. अब यूनिट प्रोडक्शंस कैसे होते हैं, of the form a tends to b where both a and b belongs to the set of variables. यानी कि ऐसा कोई भी प्रोडक्शन जो कि आपको यहाँ पर लगे कि नल यूनिट प्रोडक्शन है. यूनिट प्रोडक्शन इन द सेंस वी कैन से ऐसा प्रोडक्शन जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर हमें सिंगल वेरिएबल दिख रहा हो, तो हम कहेंगे वो एक यूनिट प्रोडक्शन है. तो अगर हम इस पूरे रिजल्टेंट ग्रामर में देखें, जो कि हमने प्रीवियस स्टेप में जो है ग्रामर जनरेट की है, इस ग्रामर को हम ध्यान से देखें, किसी भी प्रोडक्शन में अगर लेफ्ट हैंड साइड पर तो एक सिंगल वेरिएबल ही मिलेगा, हमें देखना राइट हैंड साइड पर क्या किसी भी प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड पर सिंगल वेरिएबल है. अगर हमें राइट हैंड साइड पर सिंगल वेरिएबल दिखता है तो हम कहेंगे दैट विल बी अ यूनिट प्रोडक्शन. तो बट फिलहाल हम देखें तो यहाँ पर दो सिंबल्स हैं, यहाँ पर एक टर्मिनल है, वेरिएबल नहीं है, यहाँ भी सिंगल टर्मिनल है, वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर दो जो है हम कह सकते हैं टर्मिनल और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है. ओके, दो सिंबल्स हैं, यहाँ पर एक सिंगल सिंबल है लेकिन ये एक टर्मिनल है, वेरिएबल नहीं है, ये भी एक टर्मिनल है, वेरिएबल नहीं है. वेरिएबल होना चाहिए राइट हैंड साइड पर एक सिंगल, तब हम कहेंगे यूनिट प्रोडक्शन. सो देयर इज नो नीड टू, देयर इज नो यूनिट प्रोडक्शन. वी कैन से हमारी इस ग्रामर में कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है. देयर इज नो यूनिट प्रोडक्शन. सो द रिजल्टेंट ग्रामर विल बी दिस ओनली. हमने कोई भी एलिमिनेशन नहीं किया. ओके, द थर्ड स्टेप इज elimination of useless symbols. अब जब हम एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल की बात करते हैं तो पहला आता है हमारा जो कि नॉन जनरेटिंग सिंबल्स होते हैं.
यानी कि ऐसे सिम्बॉल्स जो कि किसी भी तरह से जो है स्ट्रिंग को जनरेट करने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऐसे सिम्बॉल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नॉन जनरेटिंग सिम्बॉल। तो आपको देखना यह है कि किसी भी वेरिएबल के प्रोडक्शन रूल्स में ओके अगर वो वेरिएबल टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो जो है नॉन जनरेटिंग है। तो यहाँ अगर हम देखें तो एस के लिए हमें एक टर्मिनल मिल रहा है एक प्रोडक्शन में, टर्मिनेट हो जाएगा मतलब अगर हम एस के लिए प्रोडक्शन बनाएंगे तो एस जो है आखिर में जाकर ए पर ख़त्म हो सकता है या बी पर भी ख़त्म हो सकता है। एक्स जो है वो बी पर ख़त्म हो जाएगा, वाई भी जो है वो बी पर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा कोई भी वेरिएबल मिले जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स ही दिख रहे हैं और आखिर में उन वेरिएबल्स के थ्रू अगर आप चेक करें और फिर आपको दिखे कि वो जो है टर्मिनेट नहीं हो सकता है वो वेरिएबल, तो हम कहेंगे वो एक नॉन जनरेटिंग वेरिएबल है। बट इन दिस केस इट इज़ अ देयर इज़ नो, वी हैव नॉट फाउंड एनी काइंड ऑफ नॉन जनरेटिंग सिंबल, सो देयर इज़ नो नॉन जनरेटिंग सिंबल। Okay, then the next step is unreachable symbol. अब हमें ये देखना है कि कोई सिंबल अनरीचेबल है या नहीं है। तो अनरीचेबल सिंबल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अनरीचेबल सिंबल वो होता है कि जब हम स्टार्टिंग सिंबल से शुरू करें तो आपको इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है कि आप एस से देखिए स्टार्टिंग सिंबल, जो भी आपकी ग्रामर का स्टार्टिंग सिंबल हो, वो ए बी सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी पहला प्रोडक्शन है उसमें जो वेरिएबल लिखा है वो स्टार्टिंग सिंबल होगा जनरली, क्योंकि हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए आपको जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे या दिखेंगे आपको उसमें एस जो है वो स्टार्टिंग सिंबल के फॉर्म में दिखेगा। सो इन दिस ग्रामर ऑल्सो वी हैव द स्टार्टिंग सिंबल एस। अब इस एस से अगर मैं शुरू करूँ तो मेरे पास एस से एक जो है हम कह सकते हैं अगर मैं जनरेट करूँगा तो मुझे x मिलेगा और b मिलेगा, मतलब मुझे ये वेरिएबल मिल जाएगा, यानी कि मैं s से x तक पहुँच सकता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि s से मैं y तक पहुँच सकता हूँ या नहीं। तो अगर मैं s को इस प्रोडक्शन से रिप्लेस करूँगा तो x मिल जाएगा, x b मिल जाएगा, और अगर मैं x से देखूँ तो मुझे y मिल रहा है। सो वी कैन से दिस इज b एंड दिस विल बी y। सो s से मैं y पर भी पहुँच सकता हूँ, भले मैं इनडायरेक्टली पहुँच रहा हूँ, लेकिन इसकी रीचेबिलिटी है स्टार्टिंग सिंबल से। सो इन दैट केस जो तीन वेरिएबल्स हमारी ग्रामर में हमें मिल रहे हैं, ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं ये रीचेबल सिंबल्स हैं, कोई भी हमें अनरीचेबल सिंबल नहीं दिख रहा है। सो देयर इज नो unreachable symbol. So the resultant grammar is रिजल्टेंट ग्रामर इज ये जो हमें मिली है s टेंस टू एक्स बी ऑब्लिक ए ऑब्लिक बी x टेंस टू, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, एंड y टेंस टू b। ओके, दिस इज द आंसर। सो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब हम कोई और क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं जिसमें हमें जो है ऐसी ग्रामर मिले जिसमें कि हम किसी तरह से तीनों को अप्लाई कर पाए। सो लेट वी टेक मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। simplify the given CFG. Okay, and the CFG is S tends to AB, A tends to A oblique epsilon, B tends to B oblique BC oblique D. Okay, and capital C tends to small c followed by capital C, and D tends to
small d. So these are the variables, okay, and then this is what we call the given CFG and we need to simplify this CFG. हमें CFG को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. तो अब हम इस CFG को सिंप्लीफाई करते हैं. लेट्स स्टार्ट. To simplify the simplification of CFG, now सबसे पहला स्टेप as usual elimination of null production. अब अगर हम एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन की बात करें तो हमें सबसे पहली चीज़ जो आइडेंटिफाई करनी है वो है आइडेंटिफाई द नलेबल वेरिएबल्स which is of the form A tends to एप्सिलॉन वेयर, यानी कि किसी भी वेरिएबल के लिए हो सकता है, वेयर ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ वेरिएबल्स. नाउ अब अगर हम देखें तो यहाँ पर ए ही वो वेरिएबल है. अगर हम वेरिएबल देखें तो एस ए बी सी डी इनके सारे प्रोडक्शंस को आप एक बार अच्छे से ध्यान से देखिए. यहाँ हम देख सकते हैं एस के लिए हमारे पास ये प्रोडक्शन है, ए के लिए हमारे पास ये प्रोडक्शन है, बी के लिए ये 3 प्रोडक्शंस हैं, सी के लिए ये 1 है और डी के लिए ये 1 है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए के लिए हमारे पास जो प्रोडक्शन है ए टेंस टू एप्सिलॉन, ये ऐसा है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो ए के लिए ही आपको हमेशा क्वेश्चन में मिले, बी या सी के लिए भी आपको ऐसा कोई प्रोडक्शन मिल सकता है. तो ए टेंस टू एप्सिलॉन, ये जो है ये एक नल प्रोडक्शन है और ए क्या है हमारे लिए, एक नलेबल वेरिएबल है. सो वी कैन से वी हैव फाउंड ए इज अ नलेबल वेरिएबल. ए जो है हमें क्या मिला, एक नलेबल वेरिएबल मिला है. अब अगर आपको नलेबल वेरिएबल मिल जाए तो अगला स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो है रिप्लेस दैट नलेबल वेरिएबल by its corresponding sentential forms and null in the corresponding sentential form. Okay, so ग्रामर का पहला प्रोडक्शन एस टेंस टू ए बी. साथ ही साथ अगर आप देखें तो ए को एक ही जगह पर मैं अगर इस प्रोडक्शन में एप्सिलॉन कंसिडर कर लेता हूँ तो ये हट जाएगा, बचेगा क्या, बी. ये बी आ गया. ठीक, नेक्स्ट इज ए टेंस टू, ये प्रोडक्शन तो ऐसे ही रहेगा ऑब्लिक. अब मैं अगर इस ए की जगह पर एप्सिलॉन कंसिडर कर लेता हूँ तो मुझे प्रोडक्शन क्या मिलेगा, ए. ओके, और मान लीजिए मैं अगर इसकी जगह पर भी एप्सिलॉन रखता हूँ तो मुझे प्रोडक्शन क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा अगेन ए. तो वो मैं एक बार लिख चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखूंगा. दोनों की जगह पर एप्सिलॉन कंसिडर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए टेंस टू स्मॉल. तो ये क्लियर हुआ कैसे आया, क्योंकि एक नलेबल वेरिएबल है तो मैंने पहले एक की जगह पर एप्सिलॉन रखा तो मुझे ये मिला और दोनों की जगह पर रख दिया तो ये मिल गया. ठीक, देन द नेक्स्ट इज बी टेंस टू बी ऑब्लिक बी सी ऑब्लिक डी. सी टेंस टू स्मॉल सी फॉलोड बाय कैपिटल सी. Okay, and then the last is D, which is small d. So you can see here
these are the productions that we have generated after elimination of the null production. Okay, then we will come to the next step called the second step, which is nothing but the elimination of unit productions. अब अगर हम बात करें एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस की, so elimination of unit production which is of the form A tends to B, where A and B both belongs to set of variables. Now अब अगर हम देखें ये जो रिजल्टेंट ग्रामर है इसमें कोई भी प्रोडक्शन जो कि यूनिट प्रोडक्शन यानी कि इस फॉर्म में हो, तो आपको क्या करना है, रिप्लेस दैट सिंबल बाय इट्स करस्पॉन्डिंग सेंटेंशियल फॉर्म्स. सो नाउ यू कैन सी हियर S tends to अच्छा मैं हमेशा जब भी यूनिट प्रोडक्शन में रिप्लेसमेंट करता हूँ, ओके, यूनिट प्रोडक्शन में रिप्लेसमेंट करता हूँ तो मैं हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लिखता हूँ. उसका मैं कारण अभी आपको बताऊंगा. तो मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, D टेंड्स टू D. तो मुझे ये बताइए क्या ये यूनिट प्रोडक्शन है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पर हमें टर्मिनल नहीं बल्कि वेरिएबल चाहिए. अगर ऐसा वेरिएबल मिलता है तो हम कहेंगे कि वो यूनिट प्रोडक्शन है. तो ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, तो ये इसको हम कोई चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा. चलिए नेक्स्ट सिंबल है सी. ना अब सी के प्रोडक्शन देखें तो सी का हमारे पास जो प्रोडक्शन है दैट इज सी. सी क्लियर? क्या ये यूनिट प्रोडक्शन है? बिल्कुल नहीं. यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि सामने हमें राइट हैंड साइड पर प्रोडक्शन रूल में दो सिंबल्स हैं, तो सवाल ही नहीं उठता. देन नेक्स्ट इज बी. बी टेंड्स टू बी, कैपिटल बी फॉलोड बाय बी सी. और यहाँ अगर आप देखें तो बी टेंड्स टू डी, ये एक यूनिट प्रोडक्शन है. बी टेंड्स टू डी, ये क्या है? एक यूनिट प्रोडक्शन है. B tends to D is a unit production. Now in this case अब हम क्या करेंगे, ये जो D है, अब क्योंकि हमें यूनिट प्रोडक्शन को हटाना है तो उसका तरीका क्या है कि ये D के जो प्रोडक्शंस हैं उनको इस D की जगह पर पुटअप कर दीजिए. तो अब मैं यहाँ पर जो प्रोडक्शन लिखूंगा वो B tends to D नहीं लिखूंगा बल्कि D के जो प्रोडक्शंस हैं मैं उनको यहाँ लिखूंगा. तो B टेंड्स टू D, इस D को हम रिप्लेस करेंगे और इसके जो प्रोडक्शन हैं उनको हम यहाँ लिख देंगे. तो D के लिए जो प्रोडक्शन है वो क्या है? स्मॉल d. तो वो हमने यहाँ लिख दिया. नाउ ए के लिए प्रोडक्शंस क्या हैं? ये हैं सेकेंड से A डबल ए एंड देन स्मॉल ए. इनमें से कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है. यहाँ तीन सिंबल हैं, यहाँ दो सिंबल्स हैं, यहाँ एक है लेकिन ये एक टर्मिनल है ना कि वेरिएबल. अब अगर हम यहाँ आए तो S टेंड्स टू ए बी. नाउ अगेन यहाँ B आ गया. अब B के प्रोडक्शंस क्या हैं? क्योंकि S टेंड्स टू B एक यूनिट प्रोडक्शन है तो उस केस में B के जितने प्रोडक्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ B की जगह पर आ जाएंगे. इस B को हम रिप्लेस करेंगे इसके प्रोडक्शन से. तो पहला प्रोडक्शन B की जगह पर क्या आएगा? B डबल B. इस B की जगह पर पहला ये आ जाएगा, फिर इस B की जगह पर दूसरा प्रोडक्शन आ जाएगा, यानी कि उसके जितने प्रोडक्शन हैं वो सारे आ जाएंगे. और तीसरे बार देखिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्योंकि D था, अब अगर आप यहाँ रखते हैं तो यहाँ D आ जाएगा. और D का प्रोडक्शन क्या है? स्मॉल d. या यूँ कहें कि हमने इसीलिए पहले नीचे से लिखना शुरू करा ताकि ये जो है ये फिर से यूनिट प्रोडक्शन जनरेट ना हो. तो B टेंड्स टू B B B, देन B टेंड्स टू B C एंड देन B टेंड्स टू D. ये तीनों प्रोडक्शंस वन बाय वन, ये तीनों प्रोडक्शंस इस एक अकेले B की जगह पर यहाँ आ गए. क्लियर है? तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ग्रामर बनी है वो ये बनी है आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन. अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस ग्रामर में कहीं पर भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है. तो हमने अपना दूसरा स्टेप जो था वो अचीव कर लिया. तीसरा स्टेप जो है वो ये है एलिमिनेशन ऑफ
एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस तो हो गया, एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल्स। अब आप देख सकते हैं अभी तक हमने कहीं पर भी इससे पहले वाले प्रॉब्लम में हमने यूनिट प्रोडक्शन को नहीं देखा था। ये इस प्रॉब्लम से हमें समझ में आ गया यूनिट प्रोडक्शन हमें कैसे एलिमिनेट करना है ना। ये जो रिजल्टेंट ग्रामर बनी है, अब इसमें से हम यूजलेस सिंबल को हटाएंगे। क्लियर है? तो एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल। अब इसमें आइडेंटिफाई करेंगे यूजलेस सिंबल्स। यूजलेस सिंबल्स के लिए मैं फिर से डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूजलेस सिंबल जो होते हैं वो ऐसे सिंबल्स होते हैं जो किसी भी तरीके से स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, सो ऐसे सिंबल्स को हमें जो है आइडेंटिफाई करना है इस रिजल्टेंट ग्रामर में। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है आपका नॉन जनरेटिंग सिंबल्स। नॉन जनरेटिंग सिंबल क्या होते हैं? नॉन जनरेटिंग सिंबल के लिए आपको ये देखना है कि ऐसे वेरिएबल्स जिनके लिए जब हम उन आखिर में जब उनको हटाएं या रिप्लेस करें तो उनके लिए हमेशा हमारे पास टर्मिनल होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसके लिए हमारे पास टर्मिनल नहीं है, यानी कि अगर आप एस का प्रोडक्शन देखें तो ये तो दोनों वेरिएबल है, यहाँ टर्मिनल है लेकिन फिर से वेरिएबल है, यहाँ भी दो वेरिएबल है, लेकिन एक प्रोडक्शन एस का ऐसा है जिसमें डी आ रहा है, मतलब ये टर्मिनेट हो जाएगा आखिर में, कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएगा विथ दिस टर्मिनल, जब हम उसका डेरिवेशन बनाएंगे या ट्री बनाएंगे उस केस में। ओके, ए टेंस टू ए, ये भी एक टर्मिनल है, ये मतलब ये क्या हो गया, ये भी एक जनरेटिंग सिंबल है, नॉन जनरेटिंग नहीं है। बी टेंस टू डी, ये भी एक जनरेटिंग सिंबल है। अब अगर हम यहाँ इस प्रोडक्शन को देखें तो इस प्रोडक्शन में ये कैसे ये नॉन जनरेटिंग सिंबल है, ये ध्यान दीजिएगा। सी टेंस टू स्मॉल सी कैपिटल सी, जब भी हम सी को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास हमेशा सी टेंस टू स्मॉल सी और कैपिटल सी इस तरह का प्रोडक्शन बनेगा। फिर जैसे ही मैं सी को फिर से रिप्लेस करना चाहूँगा तो सी कैपिटल सी, फिर स्मॉल सी कैपिटल सी, और एंड सो ऑन एंड सो ऑन, इस तरह से हमेशा चलता रहेगा, मतलब ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो हमें, क्योंकि हमें पता चल गया कि सी जो है वो एक ऐसा वेरिएबल है जिसके लिए जब भी हम रिप्लेसमेंट लेकर आएंगे तो हमेशा ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरह के सिंबल्स को, इस तरह के वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन जनरेटिंग। सो सी इज अ नॉन जनरेटिंग सिंबल, सी इज अ नॉन जनरेटिंग सिंबल और वेरिएबल। सो ऐसा कोई भी वेरिएबल या सिंबल जो कि नॉन जनरेटिंग है, इस केस में अब हमें आगे क्या करना है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ सी आया है प्रोडक्शंस में, उन सारे प्रोडक्शंस को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं अपनी ग्रामर में से, इस रिजल्टेंट ग्रामर में से। सो रिमूव all productions of C as well as those productions in which variable C is present। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, बट ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखेंगे तो फिर टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है। ओके, सो यानी कि पहले तो सी का प्रोडक्शन हटा दीजिए, सी का प्रोडक्शन हट जाएगा, और जहाँ जहाँ सी आया है प्रोडक्शंस के अंदर राइट हैंड साइड पर, उन सारे प्रोडक्शंस को भी हटा दीजिए। लेकिन से हमारे पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्शंस बचेंगे वो क्या होंगे, एस टेंस टू ए बी, ये तो रहेगा, स्मॉल बी कैपिटल बी ये भी रहेगा। अब यहाँ पर क्योंकि सी आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्शन को हटा देंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्शन हट जाएगा। अब सिर्फ बचेगा क्या यहाँ से, डी, ये आ गया। ए टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल ए फॉलोड बाय स्मॉल ए कैपिटल ए फॉलोड बाय स्मॉल ए। हमने इनको क्यों नहीं हटाया, वो इसलिए क्योंकि ए जो है वो नॉन जनरेटिंग सिंबल नहीं है। ओके, ए इज जनरेटिंग। देन नेक्स्ट इज बी, बी टेंस टू स्मॉल बी कैपिटल बी। अब क्योंकि यहाँ पर बी सी आ रहा है, इसका मतलब सी जो है वो हम हटा चुके हैं, तो ये पूरा प्रोडक्शन ही हट जाएगा। बचेगा क्या, बी टेंस टू डी।
ओके। एंड देन एट लास्ट, क्योंकि सी के प्रोडक्शन को भी हमने हटा दिया है, तो अब हमारे पास जो बचेगा प्रोडक्शन, वो बचेगा डी टेंस टू स्मॉल डी। क्लियर? ये जो है आपने देखा कैसे हम नॉन जनरेटिंग सिंबल को आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे हमें उसको रिमूव करना है। अब हम आते हैं इसके अगले स्टेप पर, जो कि विच इज़ नथिंग बट दी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को निकाल लेता हूँ ताकि हमें जो है पता रहे कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँच रहे हैं। हम अपने थर्ड स्टेप में हैं अभी। ओके, ये सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हियर। नाउ हम आते हैं अपने अगले स्टेप पर, जो कि इसके बाद आता है, विच इज द एलिमिनेशन ऑफ अनरीचेबल सिंबल्स। अब हमें क्या करना है, अनरीचेबल सिंबल्स को रिमूव करना है। तो एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल्स, तो हम जिसमें हमने नॉन जनरेटिंग को तो हटा दिया, दूसरा है अनरीचेबल सिंबल, ऐसा सिंबल जो स्टार्टिंग सिंबल से जिस वेरिएबल तक हम कभी पहुंच ना पाए। तो नाउ वी कैन से वी हैव द रिजल्टेंट ग्रामर एज एस टेंस टू ए बी। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो एस टेंस टू ए बी, इसका मतलब यह है कि मैं एस के थ्रू दो वेरिएबल ए और बी तक पहुंच रहा हूं, क्योंकि मैं अगर इसको ड्राइव करूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा और बी भी मिल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज ए टेंस टू ए। क्लियर? या ए टेंस टू, या अगर हम दूसरा प्रोडक्शन देखें तो एस टेंस टू बी बी बी, तो उस केस में भी हमें एस से बी मिल जाएगा। हमें तो वो पाथ देखना है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम जो है अपने ट्री में जनरेट कर पाएँ। तो एस टेंस टू ए बी से मैं सीधे सीधे दोनों वेरिएबल्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इन दोनों की रीचेबिलिटी जो है स्टार्टिंग सिंबल से हो गई। ठीक है, ये रीचेबिलिटी की ही बात है। तो एस टेंस टू ए बी, या अगर मैं डी तक पहुँचना चाहूँ तो क्या मैं ए के थ्रू, क्योंकि एस से ए आ गया, अब इनडायरेक्ट वे में अगर हम देखें तो क्या ए के थ्रू हम डी तक पहुँच सकते हैं? तो ए के थ्रू हमारे पास जो प्रोडक्शंस हैं उनके थ्रू हम कभी भी डी तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि डी है ही नहीं प्रोडक्शंस में। वहीं अगर हम बी को देखें तो बी के थ्रू भी अगर हम जाएंगे तो बी, डबल बी और स्मॉल डी, यहाँ से भी हम डी तक नहीं पहुँच पाएंगे। सो वी कैन से डी इज unreachable from starting symbol. Okay, so remove all the productions of variable d from the resultant grammar. तो इस केस में हम d के जितने भी, क्योंकि अब ये अनरीचेबल है तो ऑब्वियसली बात है ये अनवांटेड टाइप ऑफ वेरिएबल है, उसके प्रोडक्शन जो है वो अनवांटेड है हमारी ग्रामर के अंदर। जब हम इन प्रोडक्शन तक पहुंच ही नहीं सकते तो हम ग्रामर में लिखे क्यों? तो हमें इन प्रोडक्शंस को हटा देना है। नाउ द रिजल्टेंट ग्रामर इज एस टेंस टू ए बी ऑब्लिक बी टेंस बी कैपिटल B then small d, a tends to a small a capital A oblique small a, and b tends to small b capital B oblique small d. So now we can say through this प्रॉब्लम हमने लगभग जितने भी स्टेप्स होते हैं हमने सभी को फॉलो किया है। हमने स्टार्ट किया था सिंप्लीफिकेशन से, सबसे पहले हमने नल प्रोडक्शन को रिमूव किया, हमने इसको भी अप्लाई करा। इसके बाद हम आए थे एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, तो हमने यूनिट प्रोडक्शन को भी यहाँ पर रिमूव किया है दो जगह पर।
फिर जो रिजल्टेंट ग्रामर हमें यहाँ मिली थी उसमें से फिर हमने नॉन जनरेटिंग सिंबल को जो है उसको हटाया, और उसके बाद हमने यहाँ पर अनरीचेबल सिंबल को भी हटाया। आप देख सकते हैं इस प्रॉब्लम के थ्रू हमने लगभग जितने भी स्टेप्स हम फॉलो अप करते हैं, जितने भी एलिमिनेशन प्रोसेस हैं जो हम फॉलो अप करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG के लिए, हमने उन सभी को यहाँ पर अप्लाई किया। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही प्रॉब्लम्स होते हैं। बस आपको अगर कॉन्सेप्ट एक बार जो है क्लियर हो जाएगा तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ।